हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने शुरुआत की है करंट अफेयर ऑडियो लेक्चर सीरीज़ की। और आप सबको पता होगा लास्ट वीक हमने सितंबर 2019 के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2019 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। गाइज, ये टॉपिक आपके पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या एसए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अभी हमारे पास हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज मेन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाइज ध्यान से सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। इस टॉपिक में कुछ एक टर्म्स है। सेकेंडली, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, मतलब टॉपिक का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कब बिल इंट्रोड्यूस किया गया और क्या क्या इसमें देखिए बाधाएं आई बिल में। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि आप मेंस में अच्छे से इसको लिख पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक की टर्म्स के बारे में। इसमें मेन 3 टर्म्स हमारे पास आती है। फर्स्टली सिटीजनशिप, सेकंड है प्रोसिक्यूशन, थर्ड है इमिग्रेशन। गाइस, सिटीजनशिप का तो आप लोगों को पता होगा, और मैं आपको बता देता हूं कि सिटीजनशिप इज़ अ पोजीशन और अ स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। मतलब सिटीजनशिप एक पोजीशन या स्टेटस है किसी देश का नागरिक होने का। और सेकेंड टर्म हमारे पास आती है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज अ हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड रेस। मतलब ये उत्पीड़न होता है किसी भी इंसान का जाति, धर्म और राजनीति के आधार पर। थर्ड टर्म हमारे पास है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है कोई भी ऐसा इंसान जो परमानेंटली किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। अब गाइस, क्या होता है कि भारत में आपको पता होगा कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है टाइम के साथ साथ। इसमें हम अगर मॉडर्न एरा की बात करें, 12th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी में, इसके बीच में ही जो इमिग्रेशन हुई है भारत के लिए, इसमें आपको पता होनी चाहिए कि मास इमिग्रेशन कब कब हुई है। कुछ एक डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ईयर्स आपको पता होना चाहिए। तो भारत के लिए सबसे पहले पर्शियन इमिग्रेशन होती है ईरान से, जब वहाँ पर पारसी लोगों का उत्पीड़न किया जाता है 12th सेंचुरी में। और उसके बाद 1947 में एक मास इमिग्रेशन, नहीं सिर्फ ये माइग्रेशन भी होती है, क्योंकि इस टाइम भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए थे। इसमें लोग इंडिया से पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान से इंडिया भी आते हैं। इसके बाद 1959 की बात करें हम अगर, तो इस टाइम तिब्बत से लोग भारत में आते हैं और ये आपके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस जाते हैं। इसके बाद इमिग्रेशन होती है 1971 को, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश एक नया देश बनाया जाता है। इस टाइम भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सोवियत अफगान वॉर 1979 की बात करें, तो इस टाइम भी अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आते हैं। इसके बाद 1980 और 1990 के बीच ये टाइम है श्रीलंकन सिविल वॉर का। इस टाइम भी तमिलियन कम्युनिटी इंडिया आ जाती है श्रीलंका से। और अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, आफ्टर 2012 हमारे पास एक नया इशू आ गया है, रोहिंग्या इशू। ये भी इमिग्रेशन होती है इंडिया के लिए। अब गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने इस इमिग्रेशन को सेटल डाउन करने के लिए एक एक्ट लाया, जिसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ एक अमेंडमेंट किए गए। माना जा रहा है कि इस एक्ट के ज़रिए इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाएगा कि कुछ एक लोगों को परमानेंटली यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी और कुछ एक लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा उनके देश के लिए जहाँ से वो आए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। गाइस, सिटीजनशिप के बारे में आप पॉलिटी में डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ पर मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दूंगा सिटीजनशिप के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि भारत में सिटीजनशिप दी जाती है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955।
और आपको ये भी पता होगा कि सिटीजनशिप हमारे पास आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 एंड पार्ट 2 में, ठीक है। और भारत में आर्टिकल 370 अमेंडमेंट होने के बाद अब सिंगल सिटीजनशिप है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत में सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जाती है। पहले तो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें बताए गए हैं 5 तरीके भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। सबसे पहला तरीका हमारे पास है बाय बर्थ। बाय बर्थ में अगर किसी इंसान का जन्म भारत में होता है 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 से पहले, तो वो बाय बर्थ भारत का नागरिक माना जाएगा। सेकंड, बाय डिसेंट। इसमें बताया गया है कि अगर किसी इंसान का जन्म भारत से बाहर होता है 26 जनवरी 1950 के या 10 दिसंबर 1992 के, तो वो भारत का सिटीजन माना जाएगा बाय डिसेंट अगर उसके फादर के पास भारत की सिटीजनशिप हो इन द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अब थर्ड हमारे पास आता है बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी भारत की सिटीजनशिप दी जाती है। इसमें कोई भी इंसान भारत की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होता है 7 साल के बाद। मतलब अगर वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है कि भारत में उसकी शादी हुई हो किसी से, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसको 7 साल इंडिया में रहना है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है भारत की सिटीजनशिप के लिए। गाइस, ये मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा सिटीजनशिप के बारे में, क्योंकि ये पॉलिटी में आप अच्छे से पढ़ते हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस है सिटीजनशिप एक्ट 2019 को डिस्कस करना। अब फोर्थ भी हमारे पास आता है बाय नेचुरलाइजेशन। देखिए, नेचुरलाइजेशन में भी भारत के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, 11 ईयर्स रखा गया है। और जब वो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर भी देखा जाएगा कि पिछले 12 महीने से वो कहीं ना गया हो, भारत में ही रहा हो, तभी वो एलिजिबल होगा इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। और फिफ्थ वे इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने का है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब किसी फॉरेन टेरिटरी को भारत अगर एक्वायर कर लेता है या कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है, तो वहाँ के सिटीज़न ऑटोमेटिकली भारत के सिटीज़न हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या बातें बताई गई हैं। गाइस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में आपको बता देता हूं कि इसमें बताया गया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होंगे या भारत में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले लोगों की डेफिनेशन इसमें दी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान भारत की टेरिटरी में एंटर होता है विदाउट अ वैलिड डॉक्यूमेंट, ही इज़ अ इलीगल इमिग्रेंट। और सेकंड, अगर कोई भारत में किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आता है या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ आता है और वो भारत में रहता है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के ज़्यादा, मतलब जितना उसको टाइम दिया गया है उससे ज़्यादा वो भारत में रह रहा है, तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट हो जाएगा। इसके लिए फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न किए गए हैं कि अगर ऐसा कोई भी इंसान भारत में पाया जाता है, उसको इंडियन गवर्नमेंट या तो जेल में डाल सकती है या उसको डिपोर्ट कर सकती है उसकी कंट्री के लिए, ठीक है। अब गाइस, क्या होता है कि 2015 और 16 में इंडियन गवर्नमेंट एक नोटिस इशू करती है जिसमें थोड़ी सी ये डेफिनेशन बदली जाती है इलीगल इमिग्रेंट्स की। इसमें क्या किया जाता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है हमारे पास पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की, जिसमें 6 धर्मों को रखा गया है मेनली, वो है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। अगर ये लोग भारत में आते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, साथ में अब बात करते हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की।
गाइस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट साल 2016 में सबसे पहले पेश किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करने के लिए। लेकिन इस बिल में मॉडिफिकेशन की जाती है और इसमें मॉडिफिकेशन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाती है। इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को पेश की, जिसके बाद 8 जनवरी 2019 को ये बिल लोकसभा में पास किया जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, उस टाइम लोकसभा का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो जाए और उसके बाद राज्यसभा में पेंडिंग हो, ऐसी कंडीशन में लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो ये बिल भी लैप्स हो जाएगा। मतलब जब नई लोकसभा बनेगी तो बिल फिर से पहले लोकसभा में पास करना पड़ेगा और फिर राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एक्ट बन सकता है विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऐसा ही होता है। इसके बाद नई लोकसभा का गठन होता है और बिल को 9 दिसंबर 2019 में लोकसभा में पास किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में पास किया जाता है। ठीक है। और 12 दिसंबर 2019 को इस बिल को राष्ट्रपति का अप्रूवल मिल जाता है और ये एक्ट बन जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा अब क्या क्या चेंजेस किए गए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, इस पे बात करते हैं। गाइस इसमें सबसे पहला चेंज तो क्या गया, भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर करने का बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस नेचुरलाइजेशन में भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया था वो था 11 साल। लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा इस टाइम ड्यूरेशन को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। मतलब अगर कोई 5 साल तक इंडिया में रहे इन 6 कम्युनिटी में से, जो कि हमारे पास है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, तो वो भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब सेकंड प्रोविज़न इसमें ये किया गया कि जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में बताया गया है, इसकी कोई भी कंडीशन हमारे 6 शेड्यूल के अंडर आने वाले स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 6 शेड्यूल आपने पढ़ी होगी कि इसमें बताया गया है स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन एरिया को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें मेन हमारे पास रखे गए हैं कार्बी एंग्लो एरिया ऑफ असम, गारो हिल्स ऑफ मेघालय एंड चमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। और साथ ही ये बिल इनर लाइन परमिट एरिया के अंडर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इनर लाइन परमिट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंडर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को, कि यहाँ वाले कुछ एक ट्राइबल एरिया को इनर लाइन परमिट के अंडर रखा गया था। इनर लाइन परमिट के अंडर जिस एरिया को रखा गया है इंडिया में, यहाँ पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है अगर वो भारत का नागरिक भी हो। मान लीजिए कि किसी इंडियन सिटीज़न को भी अगर यहाँ जाना है या किसी फॉरेनर को यहाँ जाना है तो मिनिमम 90 डे पहले यहाँ की लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। अगर वो परमिशन ग्रांट करते हैं उसके बाद ही यहाँ पर जा सकते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा असम की कुछ एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। ये कम्युनिटीज़ है ताई अहोम, चतिया, टी ट्राइब्स, मोरन एंड मटाक। इन सभी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और साथ में ही हमारे होम मिनिस्टर ने ये एश्योरेंस दी है कि बोडो, कचारिस और कबरी कम्युनिटी के लिए एसटी स्टेटस देने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये देखिए एश्योरेंस दी है, ये वादा किया है हमारे होम मिनिस्टर ने। ठीक है। तो गाइज ये सब प्रोविज़न किए गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। अब गाइज इसमें बहुत सारी बातें और रह जाती हैं हम पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1971 में भी
बांग्लादेश से माइग्रेशन होती है भारत के लिए। लेकिन गाइज ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा एनआरसी और असम अकॉर्ड के साथ। तो यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्कस किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका बैकग्राउंड और भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। मैं आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुने, शेयर करें और अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करें। थैंक यू।